हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। 12th क्लास में आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स जब आते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से बोर्ड के सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके लिए मैं आपको नोट्स तैयार कराऊंगा। नोट्स मैं लिखाऊंगा, आप उसको नोटबुक में लिखेंगे। कुछ बोलकर मैं लिखा दूंगा, कुछ मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। जो नोट्स आप तैयार करेंगे, उस नोट्स की मदद से फुल एनसीईआरटी 100% आपको सॉल्व होगा। और भी बुक्स जो आईआईटी के लेवल के होंगे, जो नीट के लेवल के होंगे, वो सारी बुक जो आपके लेवल का होगा, वो सारी बुक भी सॉल्व होगा। आप अपने नोट से हमेशा प्रॉब्लम को मैच करिएगा, मैच करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। अब जो नोट्स मैं लिखाऊंगा, उसमें किसी तरह का कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मत करिएगा, क्योंकि वो फुल नोट्स होगा आपका। जिस नोट से हमारे बच्चे 90% से 99% तक, 100% तक मार्क्स लाते हैं, वो नोट्स मैं आपको लिखाऊंगा। अब प्रॉब्लम करने से पहले कोई भी प्रॉब्लम की डेटा को कलेक्शन कर लीजिए। डेटा कलेक्शन कर लीजिए मतलब जो नोन क्वांटिटीज़ हैं, जो दिया गया है आपको, और जो फाइंड करना है, दोनों को पहले आप एक जगह नोटबुक में कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद जो नोट्स आपको तैयार कराया मैंने, उस नोट्स को आप खोलिए, उसमें खोजिए कहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हैं जो आपके प्रॉब्लम में मांगा गया है, उसके लिए कहाँ पर कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आप यूज करिए और पूरी कॉन्फिडेंस रखिएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। चाहे वो प्रॉब्लम बोर्ड का हो, आईआईटी का हो, नीट का हो, या कोई असाइनमेंट के हों, सारे सॉल्व होंगे। अब थोड़ा सा भी यदि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको परेशानी होने लगे तो एक फिगर ड्रॉ करिएगा। प्रॉब्लम को पढ़ते हुए एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए उस प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद फिर से एक बार अपनी नोट्स से प्रॉब्लम को मैच करिए और उसको सॉल्व करिए। बट हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना है आपको, प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पार्ट हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रेस्ट। इसलिए बच्चों, बहुत लोग इसको ये भी बोलते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें चार्ज हमारा रेस्ट में होगा। उस चार्ज की वजह से हम फोर्स निकालेंगे, उसकी वजह से हम एनर्जी निकालेंगे। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज है क्या? तो जिसको आप छोटे क्लास से चार्ज बोलते आ रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। पूरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज बोलने से भी समझ जाते हैं लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज, इसको आप लोगों ने पिछले क्लास में स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से डिनोट करा था।
वही सिंबल हम लोग यहां पे रखेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या है? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हर मैटर के पास में ये होता है, हर पार्टिकल के पास में ये होता है चार्ज। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब आपने तो सुना होगा कि न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी जो होते हैं, न्यूट्रल बॉडी हैज टोटल चार्ज 0। आपने सुना होगा चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिफाइड, इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो चार्ज ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिफाइड बॉडी हैज फ्री चार्जेस, हैज फ्री चार्जेस। अब फ्री चार्जेस क्या होता है? तो किसी बॉडी पर वो चार्ज जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते रहते हैं, इसको कहते हैं हम फ्री चार्जेस। अब फ्री चार्जेस जो हैं, इसकी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इसी की स्टडी करने जा रहे हैं। अब ये फ्री चार्जेस कहां से आवेगा, कैसे आवेगा? एक बॉडी चार्ज कैसे होगा, एक ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होगा? तो बच्चों, जो चार्ज का डेवलपमेंट है, चार्ज का जो आना है, ये होता है बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या कहिए बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री चार्जेस of an object develop by transfer of electrons, from one object to other object। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है तो आप उसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप उसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। अब चार्ज, जिसको फ्री चार्ज हमने बोला, ये चार्ज जो है डेवलप होते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या कहिए बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1 प्लस चार्ज एंड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1 माइनस चार्ज, ये आते हैं ऑब्जेक्ट के पास में। तो यदि किसी बॉडी के पास में टोटल चार्ज प्लस है तो उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड। यदि किसी बॉडी के पास में टोटल चार्ज नेगेटिव है तो उसको नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से 1 प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के गेन होने से 1 माइनस चार्ज ऑब्जेक्ट पे आते हैं। अब यही है फ्री चार्जेस, पहचान लीजिए। अब इन्हीं चार्ज की हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ, जब
1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो वहां पर जो 1 प्लस 1 माइनस चार्ज है, इन दोनों को हम एक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस एंड 1 माइनस चार्जेस, दोनों को आप ई से डिनोट कर सकते हैं। क्यों? ये 1 प्लस जो है एक्चुअली 1 प्रोटॉन के चार्ज हैं, ये 1 माइनस चार्ज जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज हैं। और आपको बच्चों पता है इलेक्ट्रॉन की चार्ज प्रोटॉन की चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, तो दोनों की चार्ज को हम लोग ई से डिनोट कर लेंगे। अब इससे छोटा चार्ज नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना 12th क्लास में हमें अलाउ नहीं किया गया है, इसलिए कभी आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड मत करिएगा। तो फिर 1 प्लस 1 माइनस से कम चार्ज नहीं हो सकता है एक ऑब्जेक्ट पर। 1 इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज, 1 प्रोटॉन की जो चार्ज जिसको हमने ई लिखा है, दिस इज मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। फ्री चार्ज को हम लोग ओनली चार्ज बोला करेंगे आगे, ठीक है, ये शब्द बार बार यूज नहीं होगा। तो अब मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू ई। अब ई जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज की मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू क्या होता है? तो ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। सी फॉर कूलम, पूरा नाम भी मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, सी फॉर कूलम। ये था डेवलपमेंट ऑफ चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज के डेवलपमेंट होते हैं। अब थोड़े से हम लोग यूनिट की बात कर लें, तो हम लोगों को पूरी जो 12th क्लास है उसमें ऐसा यूनिट यूज करनी है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज कूलम, स्मॉल सी, कूलम। कूलम की शॉर्ट सिंबल कैपिटल सी। बच्चों 12th क्लास में यूनिट मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिट मिस्टेक होने पर 0.5 मार्क्स हमारे डिलीट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं 0.5 मार्क्स। तो फिर यूनिट लिखने के समय यदि आप सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं या सारे लेटर्स यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करिए। बट साइंटिस्ट के नाम पे जब यूनिट है उसकी शॉर्ट सिंबल कैपिटल लेटर होते हैं, और जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है उसका सिंबल, शॉर्ट सिंबल उसका स्मॉल लेटर होता है। जैसे मीटर लेंथ की यूनिट, एसआई यूनिट, इसके लिए जो शॉर्ट सिंबल है स्मॉल एम है, वहीं पर न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसके लिए कैपिटल एन। तो यूनिट मिस्टेक आपसे नहीं होगा, इसलिए यूनिट पर हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हमें कुछ स्मॉलर यूनिट्स की जानकारी होना चाहिए जो प्रॉब्लम्स में आते रहते हैं। अब ये स्मॉलर यूनिट्स क्या हैं? स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज 1 MC, M फॉर मिली, M को कहते हैं मिली, पढ़ेंगे मिली कूलम, एंड मिली इज 10 पावर -3, मिली 10 पावर -3, एंड C फॉर कूलम। तो कोई भी यूनिट में यदि मिली लगा हुआ है तो आप उसके जगह 10 पावर -3 ले लीजिए, और जो यूनिट है उसको जो कहते हो छोड़ दीजिए। ये ऐसा यूनिट हो गया हमारा। नाउ 1 म्यू C, म्यू फॉर माइक्रो कूलम, this is 10 to the power -6 coulomb। 1 NC, N for nano,
10⁻⁹ कूलम, 1 pc, pico, p for pico, picocoulomb, this is 10⁻⁻12 कूलम। कूलम में कन्वर्ट करके और आप प्रॉब्लम में यूज क्या करेंगे जिससे कि हमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो हमसे। तो ये बच्चों चार्ज की आइडिया ले लिया हम लोगों ने। अब चार्ज के कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नेचर हैं, हम उसकी बात करेंगे। तब क्या है, पहले तो टाइप्स ऑफ चार्ज जैसे आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो पहले जैसा कि हमने डिस्कस करी, दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज। नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चलिए मैं इसको बोलता हूं और आप लोग लिखिए। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, फुल स्टॉप। टोटल चार्ज in a system is equal to algebraic sum of all the charges irrespective of their locations. For example, Q total equal to Q1 एक चार्ज प्लस Q2 दूसरी चार्ज माइनस Q3 तीसरी चार्ज, सो ऑन। इस तरह से जितने भी चार्जेस होंगे सारे को आप साइन के साथ में डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा है कि स्केलर्स में अलजेब्राइक सम होता है। अलजेब्राइक सम का मतलब क्या होता है? अलजेब्राइक सम का मतलब होता है प्लस माइनस साइन के साथ डायरेक्ट ऐड कर देना। अब इसमें हम लोग बोले हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशंस यानी कि पोजीशंस, मतलब कि चार्ज कहां पर है उसके लोकेशन पे ध्यान नहीं देना है हमें, चार्ज कहां पर है उसकी पोजीशन पे ध्यान नहीं देना है। कोई भी सिस्टम में यदि टोटल चार्ज हमें चाहिए तो आप सबको साइन के साथ में ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि रूम के एक कॉर्नर पे नीचे एक चार्ज है Q1, रूम में छत पे है एक चार्ज Q2, एक चार्ज माइनस Q3 रूम में दूसरे कॉर्नर पे है, और हमसे कोई कहा कि बताओ जी रूम में कितने चार्ज हैं, तो लोकेशन नहीं देखेंगे हम, ऐसे सीधे ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज इन अ सिस्टम। अब चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी हम लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाउ क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? सेकंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों कंजर्वेशन वर्ड आपको पिछले क्लास में भी मिला है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम कांस्टेंट, तो वही बात यहां भी होगा, लेकिन एक शर्त लगेगा यहां पे, वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम ये भी शब्द मिला है आपको, ये वर्ड मिला है आपको 11th क्लास में, बट क्या मतलब है थोड़ा हम इसकी जानकारी ले लें। तो जैसे मान लीजिए कि ये पेन हमारा है एक बॉडी, इस पेन को कोई टच ना करे, इस पेन को कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा बॉडी टच ना करे यदि, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड बॉडी। तो जब बहुत सारे बॉडीज हमारे सिस्टम में होंगे तो उस सिस्टम को कोई बाहरी, कोई आउटसाइडर उसको टच ना करे। और चार्ज के लिए
सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा अर्थ है। अर्थ के पास में एबिलिटी है कि यदि आपका बॉडी अर्थ को टच कर गया कहीं तो वो पॉजिटिव चार्ज भी ले लेता है अर्थ, हमारा नेगेटिव चार्ज भी ले लेता है अर्थ, एंड सो बॉडी से सारा चार्ज गायब कर देगा। बॉडी से सारा चार्ज जो है, फ्री चार्ज गायब हो गया, तब तो बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे आपके। एंड सो कभी भी अर्थ को चार्ज बॉडी टच ना करे, ये ध्यान रखेंगे, तभी बॉडी पे चार्ज पड़ा रहेगा आपके पास। तब इसका स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं कि टोटल चार्ज in an isolated system can neither be created nor it be destroyed and total charge in an isolated system is constant। ये स्टेटमेंट उस तरह से लोग लिख देते हैं, बच्चों को थोड़ा आसान लगता है, जैसे लोग 10th में बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जैसे बोले कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड, लेकिन टोटल चार्ज ध्यान रहे, बहुत लोग सीधे बोल देते हैं चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नो, टोटल चार्ज बोलिए, ओनली चार्ज नहीं। आगे मैं दिखा दूंगा आपको, ओनली चार्ज बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे। टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो सिस्टम को कोई बाहरी टच नहीं कर रहा हो, तो उस सिस्टम में कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी क्रिएट नहीं कर सकते हैं टोटल चार्ज को, नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड, जो टोटल चार्ज है इट टोटल चार्ज, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एंड टोटल चार्ज, अब इसी को सपोर्ट दे दिया, एंड टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, ये जब रब करते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये जो गर्म हुआ क्यों हुआ, दोनों हाथ के बीच में फ्रिक्शन हुआ, हमने दिया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ये हीट में कन्वर्ट हुआ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चलिए हम दो डिफरेंट मटेरियल की दो बॉडी ले लें, जैसे एक ग्लास रॉड ले लें, दूसरी सिल्क क्लॉथ ले लें। यदि दोनों को आप रब करेंगे तो जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी देते हैं आप, वो एनर्जी मिलता है हमारे बॉडीज में इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलते हैं तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि बहुत सारे जो मटेरियल हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई दूसरे टाइप का मटेरियल है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ग्लास रॉड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के फोर्स से लूजली बॉन्ड होता है, जिससे ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और वहीं पर सिल्क क्लॉथ जो है, सिल्क के एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से टाइटली बॉन्ड होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं। तो फिर जो सिल्क क्लॉथ है वो उस इलेक्ट्रॉन को जो ग्लास से निकला है उसको ले लेता है। तो फिर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन लूज करा है ग्लास रॉड ने, उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करा है सिल्क क्लॉथ ने। एंड सो जितने पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर आया है उतने नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे आए हैं, आप उसको ऐड कर दीजिए। तो यदि ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ को कोई थर्ड पर्सन, थर्ड बॉडी, अर्थ यदि टच नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसमें टोटल चार्ज आप करके देख लीजिए, जितना प्लस उतना माइनस ऐड होके हो जाएगा 0।
इसलिए जो चार्ज पहले से था दोनों के पास में वही चार्ज अभी भी रह जाएंगे दोनों के पास में, क्योंकि जो डेवलप हुए उनका सम तो 0 हो गया। तो जो पहले से चार्ज था दोनों के पास में वही चार्ज अब भी होंगे उनके पास में। तो इस तरह से क्या देखा हमने कि ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ, किधर से किधर, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में। कोई न तो क्रिएट हुआ चार्ज और न ही कोई चार्ज आपका बर्बाद हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। एंड सो कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए बच्चों, अब मैं इसको आपको लिखा देता हूं, ठीक है? तो आप लिखिए, मैं बोलता हूं, लिखिए। when a glass rod is rubbed by a silk cloth, then due to energy given to overcome मतलब फ्रिक्शन को हटाने के लिए, फ्रिक्शन को जीतने के लिए, ओवरकम मतलब जीतना कहिए, फ्रिक्शन को जीतने के लिए। तो गिवन टू ओवरकम फ्रिक्शन ड्यू टू एनर्जी गिवन टू ओवरकम फ्रिक्शन is absorbed by electrons या शेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब के जगह पर शेयर्ड लिख सकते हैं। बढ़िया वर्ड शेयर्ड होगा कि जो एनर्जी है वो उसमें से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, तो शेयर्ड बाय एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड आगे मैं बोलता हूं, अब लिखिए। एंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द सिल्क cloth, full stop. So equal amount of positive charge develops on glass rod and negative charge develops on the silk cloth. Full stop. Now total charge in isolated system of glass rod and silk cloth is constant. अब आप ब्रैकेट के अंदर एक बात आप लिख लीजिए, और 0 if both bodies are initially neutral. Full stop. अब इनिशियली न्यूट्रल मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला, मान लीजिए कि पहले से ग्लास रॉड पर कुछ चार्ज है, मान लीजिए कि पहले से सिल्क क्लॉथ पर भी कुछ चार्ज है, और आपने उसको रगड़ा, तो फिर जो है चार्ज डेवलप हुआ रबिंग करने से, रगड़ने से। अब यदि आप टोटल करेंगे तो फिर टोटल चार्ज उतना ही होगा जितना पहले था। नहीं, यदि पहले से आपके ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ यदि न्यूट्रल है, टोटल चार्ज ग्लास रॉड में 0 है, टोटल चार्ज सिल्क क्लॉथ में 0 है, अब आपने इसको रब किया, तो फिर जितने पॉजिटिव होंगे ग्लास रॉड पे उतने ही नेगेटिव होंगे सिल्क क्लॉथ पे, ऐड कर दीजिए 0। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि और 0 इफ बोथ बॉडीज आर इनिशियली न्यूट्रल। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को स्मॉल q और कैपिटल Q से आप डिनोट किए हैं, यहां पर मैं भी डिनोट करता हूं। लेकिन क्वांटाइजेशन पर जाने से पहले, आपको लिखाने से पहले थोड़ी सी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। पहले जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा कि जब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो 1 प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो 1 माइनस, 1 से कम इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते हैं आप लॉस गेन में। तो इसी बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे। अब यहां पर मैं थोड़ा सा जो ऑलरेडी आप सारे बच्चे जानते हैं, केमिस्ट्री की मैं मदद ले रहा हूं थोड़ा सा। जैसे आपने पढ़ा हुआ है सोडियम, इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, मींस 11 नेगेटिव चार्ज, तो फिर 11 प्रोटॉन भी है, क्योंकि एन एटम इज न्यूट्रल, टोटल चार्ज एटम में क्या होता है? 0। अब बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो फिर जब सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन दे रहा हूं दिखाने के लिए, पहचान के लिए, तो फिर आपने पढ़ा हुआ है कि ये Na प्लस आयन बनते हैं। अब आप यहीं पर गौर करिए जरा, 11 नेगेटिव चार्ज था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसके पास में तो 10 नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का तो न्यूक्लियस से लॉस गेन होता नहीं है, 11 प्लस चार्ज है। टोटल करिए दोनों को, टोटल करेंगे तो क्या देख रहे हैं? 1 प्लस चार्ज बच जाएंगे। तो यही जो टोटल करने पर यदि पॉजिटिव चार्ज बच गया तो कहते हैं एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसको आपने सोडियम आयन का नाम दिया होगा। उसी तरह से लेते हैं क्लोरीन, NaCl कंपाउंड की फॉर्मेशन आप पढ़े होंगे, तो लिया हमने क्लोरीन। अब ये क्लोरीन एटम में जैसा कि आपको पता है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 प्रोटॉन भी होगा इसके पास में। अब इसने लिया 1 इलेक्ट्रॉन, गेन करा 1 इलेक्ट्रॉन का, देन आपको पता ही है कि इस पर एक नेगेटिव चार्ज आते हैं, 1 नेगेटिव चार्ज, जिसको Cl माइनस आयन कहते हैं। आप क्लास 9 से ही आपने शुरू किया होगा। तब 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब इसके पास देखिए कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, E माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। अब आप प्लस माइनस को ऐड करिए जरा, तो 18 नेगेटिव चार्ज, 17 पॉजिटिव चार्ज, जब इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है? टोटल चार्ज हमारा 1 नेगेटिव बचेगा। तो यही कहते हैं कि 1 नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ? बाय गेन ऑफ, नेगेटिव है तो कहते हैं नेगेटिव आयन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और यही जो चार्ज आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं फ्री चार्जेस। अब जब बॉडीज पर ये फ्री चार्जेस होते हैं, अब आप बॉडीज को टच में ला दीजिए, यदि ये दोनों टच कर गया कहीं तो फिर प्लस और माइनस ये दोनों चार्ज मिल जाएंगे, टोटल चार्ज हो जाएगा NaCl में 0। तो फिर बच्चों यही है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो टोटल चार्ज हो जाते हैं 0। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, या कहिए न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बॉडीज। तो इसलिए यदि चार्ज को बचा के रखना है तो कभी पॉजिटिव चार्ज बॉडी या एटम नेगेटिव चार्ज बॉडी या एटम आपस में टच ना करे तो भी चार्ज बचे रहेंगे। अब हम आते हैं क्वांटाइजेशन पर, आ रहे हैं जरा। ऐसे तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करता है, लेकिन थोड़ी सी अब इसी से पहचानते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, केमिस्ट्री का फिजिक्स पढ़ाना है मुझे। तब मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे कहीं ये, तब क्या होगा? बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन, 11 प्लस 9 माइनस 2 प्लस आवेगा। सिमिलरली मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, इसे नहीं करता है, जस्ट एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यदि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया तो फिर ये 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे
प्रोटॉन 17 ही रहेंगे। दोनों को ऐड करिएगा तो क्या होगा, 2 माइनस आ जाएंगे। तो क्या देखा हमने, 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से 1 प्लस चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन के गेन होने से 1 माइनस चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से 2 प्लस आया, 2 इलेक्ट्रॉन के गेन होने से 2 माइनस आया। अब बच्चों इस प्लस को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, जैसा कि आप शुरू में देख चुके हैं। 1 प्लस चार्ज 1 प्रोटॉन की चार्ज है, मैग्नीट्यूड उसका ई लिख रहे हैं, 2 प्लस है तो इसको 2e लिख रहे हैं। अब यदि बाय द वे मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया कहीं, n इलेक्ट्रॉन का यदि लॉस हो गया तो यहां से पहचानिए 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से 1e चार्ज में 1 लगा भी देता हूं, पहचानने में ठीक रहेगा। 1e चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस से 2e चार्ज। तो फिर आप क्या देख रहे हैं, फिजिक्स में तो सिमिलरली काम करिए, सेम पैटर्न पे आप हमेशा काम करिए फिजिक्स में। तो पैटर्न दिख रहा है कि n इलेक्ट्रॉन का यदि लॉस हुआ तो Ni चार्ज हो जाएंगे। सिमिलरली अब इधर से पहचाने 1 इलेक्ट्रॉन का यदि गेन हुआ है तो यहां से -1e चार्ज, -e चार्ज इलेक्ट्रॉन की चार्ज, बट इसको मैं -1e कर देता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन का यदि गेन हुआ तो -2e चार्ज। अब इसी पैटर्न पे सोच लें तो 1 इलेक्ट्रॉन तो 1e चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2e चार्ज, और नेगेटिव चार्ज गेन होने से नेगेटिव चार्ज होगा, जैसा कि यहां से हम लोगों ने पता लगा लिया। अब n इलेक्ट्रॉन का यदि गेन होता है तो क्या होगा, -ne चार्ज। तो बच्चों क्या देखा आपने कि चार्ज जो है n इलेक्ट्रॉन के लॉस से +ne होता है, n इलेक्ट्रॉन के गेन होने से -ne होता है। अब इसी को नाम दिया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहचान लीजिए, ये जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो n है इस समय ये नेगेटिव इंटीजर है। अब बच्चों एक बार में हम बोलना चाहें तो कहेंगे चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लोएस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, या फिर ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ये भी लोग बोलते हैं, क्योंकि ई तो बेसिक हो गया, इससे छोटा तो चार्ज होता नहीं है। तो इसी का दूसरा लैंग्वेज लोग बोलते हैं कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए बच्चों अब आप इसको लिखेंगे, इसी लैंग्वेज को आप लिखिए, और क्वांटाइजेशन का एक जनरल मीनिंग भी बता देता हूं क्योंकि ये कई जगह पर मिलने वाला है हमें। तो जब इंटीजर मल्टीपल होता है कोई फिजिकल क्वांटिटी तो उसको कहा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड, क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको लिखें बच्चों, टोटल चार्ज, मैं फिर से इसको स्मॉल क्यू ले रहा हूं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई टोटल फ्री चार्ज भी बोल सकते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑन भी लोग बोलते हैं, ऑफ की जगह ऑन भी बोल सकते हैं, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सम इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक, मैं दूसरा वर्ड भी लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। अब हम लोग जान चुके हैं बच्चों कि ई क्या है, फिर भी यहां पर लिखना है क्योंकि एग्जाम में लिखना होता है। तो वेयर ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन।
अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख रहे हैं, हेंस क्यू मतलब टोटल चार्ज, टोटल फ्री चार्ज इक्वल टू एन ई। अब ये जो लिखा बच्चों हमने एन ई, एन है इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर हैं तो मेंशन करते हैं, व्हेयर एन इक्वल टू +-1 +-2 +-3 डॉट 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 एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये जो n है ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। अब बच्चों 12th क्लास में जैसा कि बोर्ड एग्जाम है उसमें छोटी सी भी गलती हम नहीं कर सकते हैं, तब यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक बात बताना चाहूँगा। फिर हमारी राइटिंग भाया एनसीईआरटी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लिखने का पैटर्न है, तरीका है, उसी के बेसिस पर हमारा जो पेपर होता है बोर्ड में फिजिक्स का उसका इवैल्यूएशन होता है। इसलिए बच्चों जब कभी भी आपको कोई ऐसा टर्म दिख जाए जो आपको लगे कि नहीं, हमने जो बुक पढ़ी है, रिफ्रेशर बुक्स वगैरह जो बच्चे पढ़ते हैं, यदि उनको लगे कभी कि कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप तुरंत जाइएगा एनसीईआरटी के अंदर, वहाँ से आप उसको मैच कर लीजिएगा, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आप उसको सही मानिएगा, ताकि बोर्ड में वो कटे नहीं कभी। तब मैं ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बुक्स में लोगों ने लिख दिया है यहाँ पर +-NE। अब +-NE लिखना सही नहीं है। कैसे सही नहीं है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, बट आगे से मैं हर जगह पर यह प्रूफ नहीं दूंगा, आपको खुद सावधान रहना है। एनसीईआरटी से अपनी राइटिंग को मैच करते रहिएगा। नाउ जैसे लिख दिया गया Q इक्वल टू +-NE। अब ये मैं आपको थोड़ी सी वेरीफाई कर रहा हूं कि ये सही है या नहीं है। यदि n की वैल्यू हम इसमें से कोई पसंद करें, जो भी मर्जी हो, मान लीजिए कि हमने लिया +-2, लिया +-2 इंटू ई। अब आप ब्रैकेट हटा के देखिए क्या आता है। ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस इंटू प्लस, प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस, प्लस हो गया, 2e हो गया। क्या बच्चों, किसी बॉडी पर ओनली प्लस चार्ज ही होगा? क्या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा बॉडी के ऊपर? होगा, बिल्कुल होगा। नेगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, दोनों होगा। तो क्या देखा हमने कि यदि ऐसा हम लिखते हैं तो फिर आप इंटीजर नहीं बोल पाएंगे। यदि इंटीजर नहीं बोलेंगे तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की सारी लोगों ने कहा है क्वांटाइजेशन में कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। एंड सो बच्चों ध्यान रखेंगे कि इस तरह से कुछ जो है हमने जो देखा है वो आपको शेयर कर लिया, लेकिन आगे से आपको मेरी राइटिंग में थोड़ा सा भी फर्क हो तो आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, या एनसीईआरटी के अलावे देखना चाहें तो जो इंटरनेशनल बुक्स हैं जैसे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, शियर्स एंड जिमेंस्की, इस सब में आप देख सकते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नाउ अब हम चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज देख लिए। अब डेवलपमेंट ऑफ चार्ज पे गौर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, चार्ज जो डेवलप हुआ, तो फिर इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट। कैसे चार्ज अपीयर होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, कैसे चार्ज डेवलप होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो इसमें पहला मैं फर्स्ट ले रहा हूं बाय टचिंग, टच करके
और इन कांटेक्ट में बॉडीज को ला करके, जैसे अभी हम लोगों ने बात करा कि Na+Cl- है, यदि दोनों को टच कर दीजिए तो प्लस माइनस ऐड होके 0 हो जाएंगे। क्यों? एक दूसरे से चार्ज मिल जाएंगे। अब बच्चों, कोई चार्ज बॉडी आप ले लीजिए, सपोज इस पर चार्ज है +Q। अब एक लिया हमने अनचार्ज्ड बॉडी, ये लिया हमने अनचार्ज्ड बॉडी, इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है इस पर। यदि दोनों को टच कर दीजिए आप, तो टच करते ही इसके पास भी आ जाएंगे प्लस चार्ज। ये है चार्ज, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज बाय टचिंग। अब इसी को लैंग्वेज में लिख दीजिए तो व्हेन टू बॉडीज टच, या कहीं व्हेन टू बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट, देन चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन बोथ बॉडीज। ये है चार्ज की डेवलपमेंट बाय शेयरिंग। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा जो मैं बोला हूं। दूसरा तरीका होता है जो सेकंड तरीका है वो है बाय रबिंग, ने रगड़ के, जैसे ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल लिए थे, वही सेम बात है। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज बाय रबिंग। इसी डेवलपमेंट ऑफ चार्ज बाय रबिंग को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बच्चों, पहले हम इसका स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। डिफाइन करिए। व्हेन टू बॉडीज, अब बोलता हूं आगे, व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट materials are rubbed, then due to energy to overcome friction is shared by electrons in the bodies, full stop, the body in which electrons are tightly bound by attractive force of nucleus in its atom, captures या कहिए gains electrons and other body in which electrons are loosely bound by attractive force of nucleus in its atoms, loses electrons, full stop. So negative charge develops on former body and positive charge develops on the later
body, these charges are static charges. अब बच्चों ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं ये चार्ज बॉडीज पे पड़े रहेंगे, ये स्टैटिक चार्ज है. जब तक कोई इसको हटाना नहीं चाहेगा तब तक ये हटेगा नहीं, ये बॉडी पे पड़ा रहेगा. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वही सेम एग्जाम्पल जो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ले लिया है उसको आप यहाँ पर कॉपी कर दीजिएगा. ठीक है, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को रब करा, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज, उसको आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा. अब मैं आगे बढ़ता हूं, अपनी नोटबुक में थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, कॉपी कर लीजिएगा इसको. नाउ अब थर्ड मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज हम ले रहे हैं, ये है चार्जिंग. डेवलपमेंट ऑफ चार्ज को चार्जिंग भी कहते हैं. जब चार्ज इकट्ठा करते हैं आप किसी पर तो इसको चार्जिंग भी कहते हैं. चार्जिंग ऑफ अ मेटेलिक बॉडी यानी बॉडी ऑफ मेटल्स, मेटालिक बॉडी कहते हैं. और मेटल कंडक्टर भी होता है, तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कंडक्टिंग बॉडी या बॉडी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल बाय इलेक्ट्रिकल इंडक्शन. इलेक्ट्रिकल इंडक्शन. चलिए बच्चों, अब ये क्या है पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर समझाऊंगा. तो लिखिए, when an uncharged metallic body is brought near a charged body, then due to redistribution of free electrons in metal unlike charge develops on nearer surface of the metallic body, and like charge develops on its farther surface. Full stop. In this way developed charges are called induced charges, and this phenomenon या कहिए प्रोसेस, बहुत लोग प्रोसेस भी बोलते हैं, फेनोमेना भी बोलते हैं. तो दिस phenomenon of development of charge is called electrical induction.
इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। तो बच्चों अब यहां पे जो हम लोगों ने लिखा है, व्हेन अ मेटालिक अनचार्ज्ड बॉडी, जो मेटल की बॉडी लिए हैं वो अनचार्ज है हमारा, इज ब्राउट नियर अ चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, तो चार्ज्ड बॉडी कैसा भी हो, एक मेटल का बॉडी कंडक्टर की बॉडी को ला करके हमने ब्राउट नियर अ चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी के नजदीक में मेटल के बॉडी को लाके रख दिया। देन ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन को जो रैंडम मोशन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे एक सिलेंडर में गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होता है, उधर उधर भागता रहता है, कंडक्टर में मेटल में भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर भागते होते हैं। ये मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल में, अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जहां पर था उससे वो वहां से थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा हट करके कहीं दूसरी जगह चला गया, तो इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अनलाइक चार्ज डेवलप्स ऑन नियरर सरफेस ऑफ द मेटालिक बॉडी एंड लाइक चार्ज डेवलप्स ऑन इट्स फार्दर सरफेस। ठीक है, फार्दर सरफेस जो चार्ज्ड बॉडी है उसके नजदीक जो मेटल बॉडी का सरफेस होगा, आप चाहें तो थोड़ा सा यहां पर एक वर्ड अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, फार्दर सरफेस फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी, फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी, चार्ज बॉडी से देख लीजिए कि कौन सा जो है सरफेस मेटालिक बॉडी का नजदीक है, उस सरफेस पर अनलाइक चार्ज, और जो दूर वाला सरफेस होगा मेटल के बॉडी का फ्रॉम द चार्ज बॉडी, उस पे लाइक चार्ज डेवलप होते हैं। इन दिस वे डेवलप चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। इन दोनों चार्ज का नाम पड़ा इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये जो फिनोमेना हुआ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज का, इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। अब यहां पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिख जाएंगे, जो एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी ये आपको देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ लिया हमने एक ये मेटल की स्फीयर, इसको इंसुलेटर का स्टैंड, नॉन मेटल के स्टैंड पे रखा, ये है स्टैंड, ये स्टैंड हो गया। ये बेस भी जो है इंसुलेटर का बना हुआ है, इससे चार्ज अर्थ में जाएगा नहीं। अब इसको मैं ए बोल रहा हूं। दूसरा स्फीयर लिया हमने, इस स्फीयर को बोल रहा हूं बी। दोनों को टच में रखते हैं, पहले दोनों को स्फीयर को टच में कर दिया, इसको बी बोलता हूं। अब जैसा कि हम लोग पढ़े, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ये एक रॉड लाया, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों आप पढ़े हैं छोटे क्लास से ही कि लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। अब देखिए जो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा उधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, जिधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ उधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। अब इसको मैं फिगर 1 कर दे रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो रॉड है, इस रॉड को यहीं पे रखते हुए इन दोनों को अलग कर रहे हैं,
सेकंड फिगर अब मैं ले रहा हूं, सेकंड फिगर। रॉड अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है। अब ये जो स्फीयर ए है ये अपनी जगह पे है, लेकिन जो स्फीयर बी है इसको मैं अलग कर दे रहा हूं, ये अलग कर दिया। नाउ जब इसको अलग कर दिया आपने, तो ये माइनस चार्ज रहेंगे इस पर, ये प्लस चार्ज जो है ये रहेंगे इस पर। अब इस रॉड को यहां से हटा दीजिए, ठीक है, इस रॉड को अब यहां से हटा देते हैं। जब इस रॉड को यहां से हटा देंगे आप, अब थर्ड फिगर, ये सेकंड फिगर, अब थर्ड फिगर मैं बना रहा हूं। जब इसको आप ऐसे हटा देंगे तो फिर हटाने पर ये जो चार्जेस हैं ये चार्जेस आपके ज्यों के त्यों रहेंगे। अब इसके बाद क्या करिए, थोड़ा इसको और दूर कर दीजिए, थोड़ा जल्दी में, लेकिन थोड़ा इसको जल्दी से दूर कर दीजिए। तो जैसे ही जल्दी से इसको दूर कर देंगे, अब थर्ड फिगर की बात कर रहा हूं, थर्ड फिगर नहीं, फोर्थ फिगर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये स्टैंड हो गया, ज्यादा दूर कर दें, ज्यादा दूर कर दें इसको। नाउ ये डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, थोड़े ज्यादा दूर कर दीजिए, ये कर दिया हमने। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव चार्ज इसमें पूरे फैल जाएंगे, तो फिर इसमें आ गया नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इसमें फैल जाएंगे। अब यहां पर मैं एक बात बोलूंगा, जो आगे आने वाले टॉपिक होगा गॉसेस लॉ, उसमें आपको वेरीफाई किए जाएंगे कि कंडक्टर को दिया गया जो टोटल चार्ज होता है वो उसके आउटर सरफेस पर होते हैं। तो फिर बच्चों मैं इसके चार्ज को बाहर दिखा रहा हूं, माइनस 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 माइनस, ये ऐसे फैल गया। उसी तरह से इसके ऊपर प्लस प्लस प्लस, ये पूरे इस पर स्प्रेड हो गए। अब क्या देखते हैं, दोनों बॉडी जो है ये निगेटिवली चार्ज हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। अब बच्चों यहाँ के बाद अब हम लोग जो है स्टडी करेंगे, चार्जेस के बीच जो फोर्स लगते हैं उसकी स्टडी करेंगे हम, जो कूलम्स लॉ में आवेगा। अब कूलम्स लॉ मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।